नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 19वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहेगा वो सामान्य ज्ञान, जिसे आप लोग जीके के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आरटीई 2009। आरटीई 2009 कहने का मतलब है राइट टू एजुकेशन 2009, जिसे अगर मैं हिंदी में आप लोगों को बताऊँ ना तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कहलाता है। ठीक है, उसके अलावा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना वो रहेगा एनसीएफ 2005। अब एनसीएफ कहने का मतलब यह है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक के विषय में ना हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि आज का ये जो दोनों टॉपिक है ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख जो बदलाव हुए हैं ना उसको हम लोग आज जानेंगे। और क्योंकि भविष्य में आप लोग शिक्षक बनना चाहते हो और एक शिक्षक होने के नाते आप लोगों को जितने भी प्रकार से बदलाव हुए हैं ना, जो परिवर्तन हुए हैं ना शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसे आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और जो एग्जामिनर होता है ना वो भी ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं ताकि आप लोग कितना अवेयर हो ना वो जान सके। ठीक है, उसके अलावा इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे कि शिक्षा में नवाचार के बारे में हम लोग कवर करेंगे। औपचारिक शिक्षा क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है, उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ना क्या कीजिएगा, विस्तार पूर्वक सबसे पहला आप लोग ना ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ठीक है, उसके अलावा सबसे पहला हम लोग थ्योरी करेंगे और थ्योरी के बाद फिर हम लोग ना इसका एमसीक्यू करेंगे। तो हो सकता है आज का आप लोग का जो क्लास है वो थोड़ा सा लंबा चले। ठीक है, तो आप लोगों को सब्र रखना है, मतलब आप लोग को पेशेंस रखना है कि मैं पूरा क्लास ज्वाइन कर सकूं, पूरा क्लास को अंतिम तक के देख सकूं। अगर अभी बीच में स्किप करके जाओगे ना तो देख लो फिर बाद में एग्जाम में कैसे करोगे। फिर अगर अभी ऐसा सोचोगे तो ठीक है, तो आप लोगों को ना लास्ट तक की देखना है। आज का क्लास भले ही आप लोग को थोड़ा सा लंबा लगे लेकिन आप लोगों को थोड़ी थोड़ी कर करके पढ़ना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना जितने भी अभी आप लोगों को टॉपिक जो आप लोग का जीके में बचा हुआ है ना सारे टॉपिक को कवर कर दूं, और जो मुख्य मुख्य इंपॉर्टेंस है उसे तो सबसे पहले कवर कर दूं। तो इसलिए मैं आप लोगों का आज की क्लास लेकर आया हूं। और आज की क्लास में सभी प्रकार के जितने भी हम लोग का ना जो शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलाव है ना सारे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोगों के लिए एक ऑप्शन ये है कि आप लोग हो सके ना तो हेडफोन लगा लो, अगर कि पढ़ना नहीं चाहते देख नहीं सकते तो हेडफोन लगा के सिर्फ सुन लो, वो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा जरूरी होगा अगर कि पूरे अगर नहीं कर पाओगे तो। ठीक है, लेकिन अगर कहीं ध्यानपूर्वक आप लोग खुद से बैठ करके पढ़ते हुए चलोगे, मैं पढ़ रहा हूँ उसको सुनोगे, उसके साथ जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको आप लोग नोट करके रखोगे ना, तो आपके लिए आज का ये जो क्लास है ना बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी बदलाव हुए हैं ना वो ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ठीक है, और आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं आप लोगों को क्लास लेकर आऊँ ना सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो चलिए इसी विश्वास के साथ हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक हम लोग ना सबसे पहले इसकी थ्योरी को पढ़ते हुए चलते हैं, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। मैं अपना पूरा कोशिश करूंगा कि जितने भी प्रकार की इसमें जो थ्योरी है ना आप लोगों को सरल तरीके से समझा पाऊँ। ठीक है, और जो नोट करने के लिए मैं बोलूँगा आप प्लीज़ उसे ना नोट कर लेना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी आप लोगों के पास मात्र 8 दिनों का समय बचा हुआ है, तो जितना ज़्यादा मेहनत अभी करोगे, जितना ज़्यादा टाइम आप लोग अभी दोगे ना आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो आप लोग ना और काफ़ी एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश मत करना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना जो पढ़े उसे, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला ना उसे आप लोग नोट करते हुए जाना, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार, क्योंकि 8 दिन ही बचा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना सबसे पहला ना थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। चलिए तो चलिए सबसे पहला टॉपिक को ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार कानून 2009, जिसे आरटीई के नाम से हम लोग जानते हैं, आरटीई 2009 करके। ठीक है, चलिए तो ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009 भारतीय संसद द्वारा सन 2009 में पारित किया गया, जो कि शिक्षा संबंधी विधेयक है। इस विधेयक से बच्चे को मुक्त व अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, तथा 86वें संविधान संशोधन द्वारा 21 का में स्थापित शिक्षा को सब नागरिकों का मूल अधिकार बना दिया गया है। और यह 1 अप्रैल 2002
तो एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जो डाटा जो दिया है ना 1 अप्रैल 2002 दिया है ना, वो गलत है, ये बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है। हो सकता है कुछ कंपनी का प्रिंट मिस्टेक हुआ होगा, ठीक है। तो इसका जो स्पेसिफिक डाटा है ना वो आप लोग को याद रखना है कि 1 अप्रैल का, तो 1 अप्रैल 2010 वाली बात है, ये बात आप लोग को याद रखना है। क्या? तो 1 अप्रैल 2010 को वाली बात जो है ना वो याद रखना है। मतलब ये जो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का जो RTE 2009 जो है ना वो लागू कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 में हुआ था। ये जो 2002 लिखा हुआ है ना वो गलत है, आप लोग को ये डाटा याद नहीं रखना है। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, ये बात आप लोगों को सिर्फ याद रखना है, ठीक है। और इसमें और क्या कहा गया देखो, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर आप लोग को पता था 1 अप्रैल 2010 में क्या था वो, तो वो उसको विशेष अधिकार प्राप्त था जो जम्मू कश्मीर जो था उसको, ठीक है। और इसको अगर कहीं मैं बताऊँ ना जम्मू कश्मीर वाली बात ना, तो आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू हुआ था। तो 2019 में, कब? तो 2019 में ना आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, तो उसे भी हम लोग सामान्य जो राज्य है अर्थात जो केंद्र शासित प्रदेश है वो बना दिया गया है, ठीक। 2019 से ना ये जो निःशुल्क और अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार मतलब RTE 2009 है ना 2019 से लागू कर दिया गया है जम्मू कश्मीर में भी। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है इतनी से, ठीक है। और ये जो हमारा संपूर्ण भारत में लागू हुआ तो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये जो 2002 दिया है ना उसे आप लोग मत याद रखिएगा, ठीक है। 2010 वाली बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके जो प्रमुख प्रावधान है मतलब इससे क्या क्या बनाया गया ना उसको हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए। फर्स्ट को सबसे पहला 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। दूसरा क्या कहा है, निजी स्कूलों को 6 से 14 वर्ष तक के 25% बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना होगा। इन बच्चों से फीस वसूलने पर 10 गुना जुर्माना होगा। मतलब स्कूल को 10 गुना जुर्माना देना होगा अगर 25% जो मुफ्त शिक्षा की बात की गई ना अगर बच्चों को नहीं लिया जाएगा तो, ठीक है। तीसरा को पढ़िए, दिव्यांग बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उम्र बढ़ाकर 18 वर्ष रखी गई है। मतलब आप लोग को पता होगा जो दिव्यांग बच्चे होंगे तो उनकी जो अनिवार्य और निःशुल्क जो शिक्षा है ना वो 18 वर्ष तक की कर दिया गया। मतलब पूरे के पूरे 12th तक की उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ाया जाएगा, ये बोला गया है, ठीक है। उसके अलावा पांचवा को पढ़िए, बच्चों को मुफ्त शिक्षा मुहैया कराना केंद्र व राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। मतलब केंद्र सरकार भी इसको मुफ्त शिक्षा कराएगी और राज्य सरकार भी उसको जो बच्चे हैं उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा मुफ्त कराएगी, ठीक है। चलिए पांचवा को पढ़िए, बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने की दायित्व केंद्र व राज्य सरकार पर होना। स्कूल पाठ्यक्रम देश के संविधान की दिशा निर्देश के अनुरूप और सामाजिक जिम्मेदारी पर केंद्रित होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए छठवा को पढ़िए ध्यानपूर्वक, अध्यापकों के पदों पर प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती की जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट को पढ़िए, प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में कैपिटेशन फीस लेना, प्रवेश के समय माता पिता का इंटरव्यू लेना, एडमिशन की प्रक्रिया को बदलना आदि करने पर 25 से 30 हज़ार रुपये तक का जुर्माना लिया जा सकता है। मतलब अगर कि कोई स्कूल ऐसा करता है ना इस प्रकार की बिहेव करता है ना तो 25 से 30 हज़ार की जुर्माना सरकार ले सकता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो औपचारिक शिक्षा वो क्या है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैं ना आप लोगों को सारे को पढ़ाते हुए चलूँगा, ठीक है। आज के क्लास में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रमुख बदलाव हुए ना उन सारी चीज़ों के बारे में आज की क्लास में लेंगे। भले ही आज का क्लास आप लोग को लेट लगे वो चलेगा, लेकिन सारी चीज़ को अच्छी तरह से मैं समझाते हुए चलूँगा आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला ध्यानपूर्वक पढ़िए औपचारिकेतर शिक्षा। तो औपचारिकेतर शिक्षा क्या होता है, ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं, ध्यान से पढ़िए। चलिए तो ध्यानपूर्वक पढ़िए, शिक्षा प्रणालियाँ शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अक्सर बच्चों और युवाओं के लिए स्थापित की जाती है। शिक्षा व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा के निम्न रूप होते हैं। तो सबसे पहला औपचारिक शिक्षा क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। चलिए फर्स्ट में औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। नियमित शिक्षा प्रक्रिया को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस प्रक्रिया में छात्र एवं छात्राओं को नियमित रूप से प्रशिक्षण संस्था में शिक्षा प्राप्त करने जाना होता है। अध्यापक भी नियमित रूप से छात्र को शिक्षा प्रदान करते हैं। इसके अंतर्गत निश्चित समय के अंदर पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम की शिक्षा दी जाती है। इस शिक्षा का वास्तविक जीवन से संबंध हो यह आवश्यक नहीं है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को साक्षर बनाती है और जीविकोपार्जन हेतु भी तैयार करती है। औपचारिक शिक्षा का प्रमुख अभिकरण
पाठशाला है। पाठशाला में दी जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो क्या क्या औपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है, इसे भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हुए चलते हैं। 3 पॉइंट दिया हुआ है उसको, ठीक है। चलिए फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। बालक का सर्वांगीण विकास करना, जिसके अंतर्गत बालक की शारीरिक, बौद्धिक, चारित्रिक, सामाजिक एवं सांवेगिक विकास करना। दूसरा को पढ़िए। देश को सभ्य सुसंस्कृत नागरिक प्रदान करना। तीसरा, बच्चों को व्यावसायिक औद्योगिक शिक्षा देना एवं उनका सामाजिक विकास करना। तो ये 3 पॉइंट्स में उसकी बातें को रखा गया, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग ना ये जो अनौपचारिक शिक्षा है वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल से पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को नॉलेज हो जाए। औपचारिक शिक्षा के बारे में आप लोग को तो पता चल गया ना। औपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि जो स्कूल में जो शिक्षा दी जाती है, प्रॉपर रेगुलरी स्कूल जाकर के जो स्टूडेंट होता है वो प्रॉपर जो स्कूल आता है, उसके अलावा जो शिक्षक होता है वो प्रॉपर स्कूल आता है, और दोनों को शिक्षक का काम होता है वो पढ़ाना, स्टूडेंट का जो काम होता है वो पढ़ना, तो वो औपचारिक शिक्षा कहलाता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। अब चलिए दूसरा में हम लोग ना अनौपचारिक जो शिक्षा ना उसके बारे में थोड़े से पढ़ लेते हैं। ये जो अनौपचारिक शिक्षा दूसरा लिखा है उसको, यह शिक्षा किसी निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित नहीं होती। इस शिक्षा को देने के समय, क्रम एवं तारीख निश्चित नहीं होती, किंतु औपचारिक शिक्षा के पूर्व इसकी नींव पड़ चुकी होती है। अनौपचारिक शिक्षा मानव की प्रथम सांस तक चलती रहती है। हो सकता है ये अंतिम सांस तक की होगा, ठीक है, ये प्रथम लिख गया है पॉइंट्स में, तो हमें ऐसे ही लगता है कि अंतिम सांस हो सकता है, कैसे। तो अनौपचारिक शिक्षा मानव की अंतिम सांस तक चलती रहती। ये लाइन काफ़ी बेटर लग रहा है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा हो गया होगा, तो ये आप लोग को ध्यान रखिएगा, ठीक है। विद्यालय के बाहर मनुष्य अपने तथा दूसरों के अनुभवों से जो सीखता है वह अनौपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा का अभिकरण परिवार, समाज, धर्म, पुस्तकालय, खेल, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन आदि आते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण के कार्य, मतलब अनौपचारिक शिक्षा क्या क्या होता है ये भी बोला गया। इसको भी 2 पॉइंट से 2-3 पॉइंट्स में पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए फर्स्ट को पढ़िए। मनुष्य को बुनियादी तथा जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा को पढ़िए। इन अभिकरणों का प्रभाव मनुष्य पर अमिट तथा गहरा होता है। तीसरा क्या कहता है, यह अभिकरण व्यक्ति के विकास में सहायता होती है। तो अगर आप लोग ना अनौपचारिक शिक्षा की बात करोगे ना, तो जो स्कूल से बाहर जो शिक्षा दी जाती है ना, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखना है। चाहे वो बाहर से मिले, चाहे वो समाज से मिले, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से मिले, ठीक है, वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। तो ये दोनों में आप लोगों को फ़र्क समझना है कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, जो स्कूल में दिया जाता है उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा उसे कहते हैं जो स्कूल के बाहर जो शिक्षा दिया जाता है ना, जो कोई भी समाज के द्वारा हो सकता है, टीवी, टेलीविज़न, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से जो शिक्षा प्रदान की जाती है, वो भी आप लोग का अनौपचारिक शिक्षा कहलाता है। तो इन दोनों में फ़र्क आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके अलावा हम लोग ना निरौपचारिक शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये निरौपचारिक शिक्षा अब क्या होता है। चलिए थर्ड को पढ़िए। निरौपचारिक शिक्षा क्या होता है। इस योजना में लचीलापन होता है। इस शिक्षा में आयु सीमा का संबंध नहीं होता और ना ही किसी विद्यालय या बंद कमरे में दी जाती है, बल्कि यह शिक्षा संस्था के बाहर दी जाती है। पाठ्यक्रम तय करने से पूर्व जिन्हें शिक्षा देनी है तथा शिक्षा देने के लिए उपलब्ध वातावरण को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है तथा उसे शिक्षार्थी तक प्रत्येक रूप से पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। इस योजना में पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए समय सीमा निश्चित की जाती है तथा यह सीखने की प्रक्रिया पर आधारित होती है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद ना हम लोग ना जो इम्पोर्टेंट जो हम लोग का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा। आप लोग को पता होगा एनसीएफ के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा बताया है, ठीक है। चलिए सबसे पहला ध्यानपूर्वक पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 जो है, इसे हम लोग एनसीएफ 2005 कहते हैं उसे। ये क्या होता है थोड़ा सा आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहला चलिए पढ़ते हैं। यह बच्चों के जीवन को स्कूल के बाहर के वातावरण से जोड़ने पर जोर देता है। यह सिद्धांत परंपरागत किताबी पद्धति से प्रस्थान को रेखांकित करता है। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 पर आधारित पुस्तक विद्यालय जीवन के परंपरागत तरीके को खंडित करती है और विषयगत सीमाओं को भी जोड़ती है। उम्मीद है कि ये पहले 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वर्णित बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति की दिशा में दूरगामी कदम साबित होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों के कठोर किताबी जीवन को लचीलापन लाना और उनकी स्वाभाविक प्रतिभा को प्रोत्साहन प्रदान करना है। यह मानव विकास संसाधन की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता
में देश के चुने हुए विद्वानों ने शिक्षा को नई राष्ट्रीय चुनौतियों के रूप में देखा है। इस विधेयक के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। तो सबसे पहला आप लोगों को एक बात याद रखना है कि ये जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मतलब एनसीएफ 2005 है ना, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो अध्यक्ष है प्रोफेसर यशपाल है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। कौन है एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष? तो एनसीएफ 2005 के जो अध्यक्ष है ना वो प्रोफेसर यशपाल है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे, एनसीएफ कब आया। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि आरटीई कब आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखते हुए चलना है, ठीक है। चलिए इसके जो मुख्य उद्देश्य है ना उसको हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है ना बढ़िया तरीक़े से क्लियर हो पाए, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ज्ञान को स्कूल की बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाना। तीसरा, पाठचर्या पाठ्य पुस्तक न रह जाए। चौथा, कक्षा कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए। पाँचवा, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो। शिक्षा की संरचना। तो शिक्षा की क्या संरचना है उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यापक तौर पर निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो कौन कौन सी श्रेणी में बांटा गया है इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसके ताकि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो। पहला प्राथमिक शिक्षा, दूसरा माध्यमिक शिक्षा और तीसरा उच्च स्तर की शिक्षा, ठीक है। तो तीनों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट को पढ़ते हैं, प्राथमिक शिक्षा। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम में सर्व शिक्षा अभियान। तो कौन से संविधान संशोधन में? तो 86वें संविधान संशोधन में सर्व शिक्षा अभियान की कार्यनीति को क्रियान्वित करने हेतु भी समुचित कदम उठाए गए। जनवरी 2012 तक शिक्षा के अधिकार को कानून के तहत अब तक 30 राज्य। तो आप लोगों को ये बात भी याद रखना है कि ये जो 30 राज्य लिखा है ना वो गलत डाटा है, ठीक है। आप लोगों को टोटल 28 राज्य याद रखना है। कितना? तो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने राज्य अथवा केंद्र अधिनियमों को अधिसूचित किया है। 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। इसका उद्देश्य नामांकन को बढ़ाना था। 2001 में सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की योजना की शुरुआत की थी जो अपने तरह की दुनिया में सबसे बड़ी योजना थी। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। भले ही थोड़ा सा लेट लग रहा है लेकिन आप लोग पूरा पढ़ोगे ना तो अच्छे से सारी चीज़ को समझ जाओगे, ठीक है। और आज का इस क्लास में ना मैं सारे टॉपिक को मैं बोला हूँ ना आप लोग को कवर करते हुए चलूँगा। तो चलिए अब हम लोग ना थोड़ा सा ये जो शैक्षिक तकनीक के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मैं अपने शब्दों में शैक्षिक तकनीक को समझाऊँ ना तो वर्तमान में शिक्षा प्रणाली में जिस प्रकार की मॉडर्न जो युग आ रहा है ना उस प्रकार से शिक्षा में विभिन्न इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षा को और किस प्रकार से सरल तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड से पढ़ते थे, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ग्रीन बोर्ड का चलन आया। अब ग्रीन बोर्ड के बाद अभी चलन क्या है? डिजिटल बोर्ड का। आप लोगों ने देखा होगा कि अनेक जो आत्मानंद स्कूल है, उसके अलावा जो शहर में जो देखे होंगे जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें भी डिजिटल बोर्ड आ गया है, तो उसके माध्यम से पढ़ाना। शैक्षिक तकनीक कहने का मतलब ये है कि विभिन्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप लोग शिक्षा को किस प्रकार से उन्नत बना सकते हो, ये शैक्षिक तकनीकी कहता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग को ना अच्छे से नॉलेज हो, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। आज का युग वैज्ञानिक युग है। विज्ञान ने मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है जिसमें शिक्षा भी मुख्य क्षेत्र है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण मशीन, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीविज़न, प्रयोगशाला आदि के साथ विभिन्न विधियों, प्रविधियों एवं व्यू रचनाओं का उपयोग कर उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है। शिक्षक अपने कार्य को सरल एवं प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षिक एवं वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं। इन्हीं तकनीकी को हम शैक्षिक प्रौद्योगिकी कहते हैं। आधुनिक काल में शिक्षा, शिक्षण एवं अधिगम की प्राचीन अवधारणाएं बदल चुकी है। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक को शिक्षा, शिक्षण एवं अधिगम के केंद्र में स्थापित कर दिया गया है। आवश्यक है कि शिक्षण प्रक्रिया को सरलतम रूप में ही नियोजित किया जाए जिसमें बालक स्वयं ज्ञान सृजन कर अधिगम कर सके, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। जो मैंने बोला था ना आप लोगों को जो शैक्षिक तकनीक है उसके बारे में सेम वही इसमें भी कहा है, ठीक है। तो आप लोग इतनी बातें को याद रखना
है। इसके अलावा थोड़ा सा जो शैक्षिक तकनीकी की जो उद्देश्य है उसे आप लोग जान लो। इसके जो उद्देश्य है वो निम्नलिखित है बोला है, ठीक। पहला को पढ़िए, पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना जिससे उसके तत्वों अथवा घटकों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थापित किया जा सके। दूसरा को पढ़िए, विद्यार्थियों की उपलब्धियों को निर्धारित उद्देश्यों के संबंध में मूल्यांकन कर शिक्षण में सुधार लाना। तो इन दोनों बातों को आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग शिक्षा में नवाचार को पढ़ लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को केवल थ्योरी के अलावा मैं आप लोग को एमसीक्यू करा करके चले जाता ना, तो वो आप लोगों के लिए केवल जो एमसीक्यू लाता तो वही सीखने को मिलता। लेकिन मैं आप लोगों को थ्योरी बता रहा हूँ तो आप लोगों को समझ बन रही है, मतलब आप लोग समझ पा रहे हो कि शिक्षा में नवाचार क्या है, उसके अलावा जो शैक्षिक तकनीक है वो क्या है, एनसीएफ 2005 वो क्या है। तो अच्छे से आप लोग को समझ बनेगा ना, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए थ्योरी को लेकर के आया हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ सको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए फिर से हम लोग पढ़ते हैं शिक्षा में विभिन्न नवाचार, अर्थात ये नवाचार होता क्या है इसके बारे में थोड़े से जान लेंगे, ठीक है। और जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना, इन सारे टॉपिक से मैं आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर के आऊँ, ठीक है। तो उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ताकि जब तक आप लोग एमसीक्यू नहीं करोगे तब तक आप लोग समझोगे कैसे कि आपकी समझ कितनी बनी हुई है, आपने कितना समझ पाया, ये आप लोग कैसे समझ पाओगे जब तक कि हम लोग एमसीक्यू भी नहीं करेंगे। और केवल मैं आप लोग को थ्योरी पढ़ा करके चले जाऊँ या एमसीक्यू सिर्फ करा करके चले जाऊँ, वो सफिशिएंट आप लोगों के लिए नहीं होगा, ठीक है। थ्योरी आप लोगों के लिए इसलिए लेकर के आता हूँ, सबसे पहला आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार पूर्वक नॉलेज मिल जाए। और नॉलेज मिलने के बाद जब मैं एमसीक्यू आप लोग को कराता हूँ, तो एमसीक्यू कराने का उद्देश्य मेरा ये रहता है कि आप लोग जब थ्योरी पढ़े हो तो उसमें कितना समझ आप लोगों को बना ये आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोग को थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों लेकर के हो, तो आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शिक्षा में विभिन्न नवाचार जो है ना उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट को पढ़िए, शिक्षा में नवाचार को लेकर भारत सरकार काफ़ी गंभीर है। शिक्षा पद्धति में कैसे सुधार लाया जाए, जिन्हें कैसे रोजगार उन्मुख बनाया जाए, इसको लेकर तरह तरह की नीतियां सरकार अपने स्तर पर बनाती है और उसे लागू करती है। पिछले कई वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आए हैं वह शिक्षा में नवाचार का ही नतीजा है। नवाचार के रूप में कई कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए हैं, जिसमें अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि सरकार द्वारा विद्यालय को सभी भौतिक सुविधाएं में उपलब्ध कराई जा रही है, जैसे विद्यालय भवन, विद्युत व्यवस्था, पाठ्य पुस्तकें, यूनिफॉर्म, मध्याह्न भोजन, छात्रवृत्ति। चलिए इसके अलावा आगे को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। शिक्षण अधिगम सामग्री के लिए धनराशि आदि, जिससे विद्यालयों में छात्रों का नामांकन बढ़ा है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अनेक नीतियों एवं अधिनियम को क्रियान्वित किया गया है। अधिगम शिक्षण को प्रभावकारी बनाने के लिए रुचिकर शिक्षण पद्धति अपनाई गई है। चलिए इसके अलावा नवाचार की आवश्यकता को पढ़ते हैं। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएं विद्यमान हैं। प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता, शैक्षिक उपकरणों की आवश्यकता, अत्यधिक शिक्षकों की आवश्यकता आदि। जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी तभी संवैधानिक उत्तरदायित्व का निर्वाह हो सकेगा। इसके लिए अनेक नए सुधार के कार्यक्रम प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को ये जो नवाचार आप लोग का जो है ना उसको सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊँ ना, तो नवाचार का मतलब ये है कि आप अपनी स्किल के दौरान, मतलब अगर आप लोगों में कुछ नया प्रकार की जो स्किल है ना उसका प्रयोग कर बच्चों को सरल तरीके से सिखाना। मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि अनेक शिक्षक ऐसे होते हैं कि जो गणित की जो क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट ट्रिक में बता देते हैं। अनेक शिक्षक ऐसे होते हैं जो डांस कर करके बच्चों को सिखाते हैं। अनेक शिक्षक ऐसे होते हैं जो अनेक एक्टिविटी के माध्यम से, मतलब जो उसके अंदर में जो स्किल होता है ना उसके माध्यम से कुछ नया तरीके से पढ़ाता है, तो बच्चे बहुत जल्दी और आसान पूर्वक सीख जाता है। कुछ ट्रिक के माध्यम से, कुछ गतिविधि के माध्यम से, कुछ कहानियों के माध्यम से। तो आपके अंदर कुछ ऐसी स्किल होगा ना जिसके माध्यम से आप बच्चों को ना नए तरीके से जल्दी सिखाते हो, तो वो आप लोगों का नवाचार कहलाता है। मतलब शिक्षा में नवाचार यही कहलाता है, ठीक है, कि आप अपने अंदर की स्किल का उपयोग कर नए तरीके से, नए तकनीकी का प्रयोग करके किस प्रकार से सरल तरीके से सिखाते हो, ये नवाचार कहलाता है, ठीक है। और अगर आप लोग इस प्रकार की कुछ नए तरीके से बच्चों को सिखाते हो ना तो सरकार आप लोगों को प्रोत्साहित भी करती है, तो इसके लिए आप लोग का उपहार धनराशि, आप लोग का रिवॉर्ड भी देता है, ठीक है। तो आप लोगों को इतनी बात नवाचार के बारे में याद रखना है, ठीक है। तो इसे ही नवाचार कहते हैं। चलिए इसके अलावा फिर से हम लोग ना एक नया टॉपिक को पढ़ते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़िए। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के बारे में, ठीक है। मतलब मूल्यांकन प्रणाली के बारे में हम लोग
लोग जान लेते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा थ्योरी मैं आप लोग के लिए इसलिए करके आया हूँ ताकि आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है बढ़िया तरीके से कवर हो जाए। और आप लोगों का टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो सारे टॉपिक को मैं ना जितना से जितना हो सके एक क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों का फिर जो मैराथन क्लास है ना 2-4 दिन चला सकूँ। ठीक है, तो चलिए ध्यानपूर्वक ना सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग भी पढ़िएगा। यह भारत सरकार द्वारा स्कूलों में शैक्षिक मूल्यांकन के लिए लागू की गई एक नीति है जिसे 2009 में आरंभ किया गया था। इसकी आवश्यकता शिक्षा के अधिकार के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक हो गया था। यह मूल्यांकन राज्य सरकारों के परीक्षा बोर्डों तथा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा शुरू की गई थी। इस पद्धति द्वारा कक्षा 6वीं से 10वीं तक के विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है। कुछ विद्यालयों में 12वीं कक्षा के लिए भी यह प्रक्रिया लागू है। सतत तथा व्यापक मूल्यांकन का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल होते हैं। मतलब जो विद्यार्थी है ना उसका चौमुखी तरह से ना मतलब सभी प्रकार से उसका मूल्यांकन करना सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। उसके अलावा नेक्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह योजना निर्धारण के विकास की प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य व्यापक आधारित अधिगम और दूसरी ओर व्यवहारगत परिणामों के मूल्यांकन तथा निर्धारण की सततता में है। चलिए नेक्स्ट को भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग लेट लग रहा है। ठीक है, पढ़ने में पेशेंस रखिए। ठीक है, जितना पढ़ोगे उतना समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस योजना में शब्द सतत मतलब ये जो सतत जो शब्द लिखा है ना उसका अर्थ है छात्रों में वृद्धि और विकास। तो सतत का क्या अर्थ है? छात्रों में वृद्धि और विकास के अभिज्ञात पक्षों का मूल्यांकन करने पर बल देता है। यह मूल्यांकन सतत चलते रहती है अर्थात जो संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित है और शैक्षिक सत्र के पूरे विस्तार में फैली हुई है। इसका अर्थ है निर्धारण की अधिनियमितता, यूनिट परीक्षा की आवृत्ति, अधिगम के अंतरालों का निदान, टेस्ट से सुधारात्मक उपायों का उपयोग, पुनः परीक्षा और मूल्यांकन आदि। ध्यान से इसको भी पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़िए। दूसरे शब्द में व्यापक का अर्थ है, ये जो व्यापक लिखा है उसका अर्थ को समझाया। ठीक है, तो व्यापक का अर्थ है कि इस योजना में छात्रों की वृद्धि और विकास के शैक्षिक तथा शैक्षिक दोनों ही पक्षों को शामिल करने का प्रयास किया जाता है। चूँकि क्षमताएं, मनोवृत्तियां और अभिरुचियां अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती है, अतः इसमें मूल्यांकन विभिन्न साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग के लिए किया जाता है। तो आप लोग ना सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन होता है ना इसे अगर कि थोड़ा सा सरल तरीके से आप लोगों को समझाओ ना तो सतत कहने का मतलब यह है कि कंटिन्यू तरीके से, मतलब जिस महीने में जिस हफ्ते में अगर कि कोई टेस्ट लेना है, कोई मूल्यांकन लेना है तो वो सतत कहलाता है। ठीक है, और समग्र मूल्यांकन अर्थात जो व्यापक मूल्यांकन है उसका जो अर्थ है ना तो व्यापक तरीके से, सतत मतलब कंटिन्यू और व्यापक तरीके से ना बच्चों की चौमुखी विकास को टेस्ट करना, उसका मूल्यांकन करना, ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अंतिम में ना हम लोग ना ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसके डिटेल को अभी तक की नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला ना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है उसको ध्यानपूर्वक थोड़े से पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसको भी क्योंकि ये भी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यानपूर्वक पढ़िए। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ब्लैक बोर्ड अभियान योजना देश के प्राथमिक विद्यालय में मौजूद मानव संसाधन और भौतिक संसाधन में सुधार के लिए 1987-88 में शुरू की गई थी। हर प्राथमिक विद्यालय में 2 बड़े कमरों में कम से कम 2 शिक्षक और जरूरी शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करने इस योजना का मुख्य अंग है। इस योजना को 2002-3 में सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया। हालांकि योजना आयोग के निर्णय के अनुसार विशेष मामले के तौर पर पूर्वोत्तर राज्य में ब्लैक बोर्ड अभियान योजना को 10वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा गया और शिक्षकों की वेतन की व्यवस्था की गई। यह राशि SMA के कोष में आएगा जिसे केंद्र और राज्य सरकार 75-25 के अनुसार वहन करेगा।
मतलब 75% केंद्र सरकार वहन करेगा और जो 25% है ना वो राज्य सरकार वहन करेगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड के बारे में, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ना उसे थोड़ा सा अगर कि सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊँ ना, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ना वो प्राथमिक विद्यालय मतलब पहली कक्षा से लेकर के 5वीं कक्षा जो है ना उसे प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। तो वहाँ ना कम से कम 2 बड़ी कक्षा और जो मूलभूत वहाँ की वस्तुएं हैं मतलब जो भौतिक संसाधन है, चाहे वो खेल से रिलेटेड हो, चाहे वो पढ़ने लिखने से रिलेटेड हो, जो संसाधन की कमी है ना उसे दूर करने के लिए ना ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड लाया गया। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये कब आया? तो 1987-88 में आया। ये बात आप लोगों को याद रखना है ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड के बारे में, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए केवल इतना ही को पढ़ते हैं जो थ्योरी है उसमें। अब हम लोग ना क्या करते हैं, सीधे सीधे एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसके जो थ्योरी को पढ़ा होगा मुझे उम्मीद है। हालांकि आप लोगों को थोड़ा सा लेट लग रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जितना समय अभी आप लोग दोगे ना एग्ज़ाम से पहले तो उतना ही ज़्यादा आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ना एमसीक्यू को अब स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक इसके आंसर को दोगे आप लोग, मुझे ये उम्मीद है, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और आप लोग ये जो लिखा हुआ है ना 15 वगैरह करके ना, तो मैं आप लोगों के लिए विशेष तौर पे छांट करके प्रश्न लाया हूँ। मतलब विशेष तरीके से जो आने लायक जो प्रश्न है वैसे छांट करके लाया हूँ ना। तो आप लोग ये जो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट लिखा है उसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? तो आपको बताना है कि ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड जो है ना वो किससे संबंधित है, आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए, सभी विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराने से। ऑप्शन बी, विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन सी, विद्यालयों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने से। या ऑप्शन डी, विद्यालयों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने से। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। अब भी जस्ट मैंने आप लोग को सरल तरीके से समझाया था, तो ये प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए आप लोगों से। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले, फिर मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, विद्यालयों में मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने से करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो मैंने जस्ट अभी आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि जो ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, तो उसका क्या उद्देश्य है। तो मैंने बताया था ना कि प्राथमिक विद्यालय मतलब पहली से 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं उसमें जो मूलभूत सुविधा है मतलब जो भौतिक संसाधन है उसकी पूर्ति करना, मतलब उसको उपलब्ध कराना, ताकि बच्चों को बिना किसी चीज़ की कमी से ना वो अच्छे तरीके से पढ़ पाए और उसे उचित जो शिक्षा है वो मिल पाए। ये मैंने आप लोग को बताया था ना। तो इस प्रकार से जो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड का जो उद्देश्य है ना वो मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना प्राथमिक शिक्षा में, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शन ए, बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। ऑप्शन बी, बच्चों की आयु। ऑप्शन सी, माता पिता की शिक्षा। या ऑप्शन डी, बच्चों की क्षमता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और देखना चाहो ना तो थोड़ा सा आप लोग को बता दूं, ये जो ई एवं टी संवर्ग जो बोला है ना इसका मतलब सहायक शिक्षा 2023 का जो प्रश्न है वो पूछा गया, ठीक है। तो ये जो ऐसे प्रश्न जो रहते हैं ना वो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या इसका आंसर होगा, फिर मैं ना आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की आयु करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला ध्यानपूर्वक अगर प्रश्न को पढ़ोगे ना तो प्रश्न में कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर होगा। तो बच्चों का जो नामांकन है वो केवल आयु के आधार पर होगा ना, कि उसका जो टेस्ट लिया जाएगा कि और कुछ किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता है ना। गवर्नमेंट साफ साफ ये कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें ये कहता है कि बच्चों को उसकी आयु के अनुसार ना मतलब किसी भी कक्षा में एडमिशन लिया जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद उसको अभी जो कक्षा पहली है उसमें एडमिशन ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है ना उसमें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की जाती है जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की आयु के अनुसार जो है ना नामांकन मतलब किसी भी कक्षा में ना उसका एडमिशन लिया जाएगा। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं।
चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब आप लोग को जो गलत होगा उसको बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए को पढ़ो। आकलन के द्वारा शिक्षकों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों के प्रगति को जानने में सहायता मिलती है। ऑप्शन बी को पढ़िए। आकलन के द्वारा विद्यार्थियों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में स्वयं की प्रगति को जानने में सहायता मिलती है। ऑप्शन सी को पढ़िए। आकलन विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया का केवल संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है। या ऑप्शन डी, आकलन केवल स्मरण शक्ति का नहीं बल्कि समझ और अनुप्रयोग का भी होता है। तो क्या इसका आंसर होगा, आप बताइए सबसे पहला। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आकलन विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया का केवल संख्यात्मक विवरण प्रस्तुत करता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला अगर प्रश्न को आप लोग पढ़ोगे ना, तो प्रश्न में बोला है कि आकलन के बारे में क्या सही नहीं है बोला है, मतलब क्या गलत है आप लोगों को ये बताना था। ध्यानपूर्वक देखोगे तो केवल ऑप्शन नंबर सी गलत है। कैसे? तो आकलन विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया का केवल संख्यात्मक, मतलब ये बताओ नंबरिकल जो रहता है वो केवल आकलन करता है क्या? जो आकलन होता है, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि आकलन जो है बच्चों का चहुमुखी विकास का आकलन करता है, मतलब उसका जो सर्वांगीण विकास है उसका आकलन करता है। अगर सरल तरीके से आप लोगों को बताऊं ना, तो जो आकलन है ना वो बच्चों के देखो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, उसके बौद्धिक और उसके खेल कूद सभी प्रकार की जो उसकी क्षमता है ना उसका आकलन करती है। खेल के क्षेत्र में जाकर के खेल का आकलन करता है। पढ़ने के क्षेत्र में उसका लिखित तरीके से पढ़ना, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ना आता है नहीं आता है उसका आकलन करता है। तो इस प्रकार से बच्चों का क्या करता है, चहुमुखी आकलन करता है ना, उसका सर्वांगीण विकास का आकलन करता है ना। तो इसमें केवल संख्यात्मक बोला है, तो केवल जो संख्यात्मक है वो आप लोग का गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्य से संबंधित है? ऑप्शन ए धारा 4, ऑप्शन बी धारा 21, ऑप्शन सी धारा 24 या ऑप्शन डी धारा 8। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी धारा 24 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्य से संबंधित है बोला है। तो शिक्षक की जो कर्तव्य है ना वो धारा 24 में है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो धारा 24 है ना उसमें शिक्षकों के कर्तव्य और उसकी शिकायतें से जुड़ी जो धारा है ना उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी धारा 24 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक में कुल 60 विद्यार्थी नामांकित है। इस विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितनी शिक्षकों की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 2। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों का समझ में आएगा कि प्राथमिक विद्यालय मतलब कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 5वीं तक की टोटल जो नामांकित बच्चे हैं, मतलब टोटल जो बच्चों की संख्या है वो 60 है एक विद्यालय में, ठीक है। तो पूछा गया है कि अगर 60 जो विद्यार्थी है तो उसमें कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार ना इसका जो रेशियो है, मतलब स्टूडेंट और जो शिक्षकों का जो रेशियो है ना वो 40/1 है। कितना? तो 40 पर ना एक शिक्षक का प्रावधान रखा गया है। अगर 40 से 1 भी ज़्यादा हो जाता है, मान लो अगर कि 41 या 42 स्टूडेंट हो जाता है, मतलब विद्यार्थी हो जाता है, तो उसे 2 शिक्षक रखने की आवश्यकता हो जाएगा। अगर 40/1 हो गया तो 40 से अगर कि 60 है ना तो उस पर आप लोगों को 2 शिक्षक रखना अनिवार्य है, ये बात आप लोग को याद रखना है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर प्रिंसिपल का भी तो होना जरूरी है, तब तो 3 हो सकता है। तो बोला गया है शिक्षक बोला गया है, ठीक है। प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है शिक्षक में, ठीक है। तो शिक्षक बोला है ना तो 40/1 शिक्षक का प्रावधान है जो RTE 2009 जो कहता है वो, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना। अगर 40 से 41 भी हो जाएगा तो उनको 2 शिक्षक रखना अनिवार्य है। तो 40 पे 1 शिक्षक रखना जरूरी है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। लेकिन एक बात आप लोगों को और बता दूं कि NEP 2020 है ना वो कहता है कि
30 स्टूडेंट पर, कितना, तो 30 जो स्टूडेंट है ना, मतलब 30 विद्यार्थी है, उस पर एक शिक्षक रखना ये जरूरी कर दिया गया। ठीक है, अब आप लोगों के मन में फिर से सवाल आएगा कि सर हम लोग किसको लें। तो आप लोगों को इसमें साफ साफ बोला गया है कि देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बोला है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 करके आएगा ना, तो आप लोगों को 40 पर 1 जो रेशियो है ना वो लेना है, शिक्षक और विद्यार्थी का जो अनुपात है वो। अगर NEP 2020 करके आएगा, ठीक है, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 करके आएगा, तब आप लोग 30 पर 1 जो शिक्षक है वो लेना है आप लोगों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ध्यानपूर्वक आप लोग को समझ में आया ना, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की विषय संबंधित कठिनाइयों का पता लगाता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगली पाठ योजना बनाता है। वह निम्नलिखित में से क्या कर रहा है? ऑप्शन ए सीखने का आकलन, ऑप्शन बी सीखने के लिए आकलन, ऑप्शन सी सीखने के रूप में आकलन, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों को श्रेणी प्रदान करने के लिए आकलन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सोच समझकर। बहुत सरल अगर कि ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी सीखने के लिए आकलन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की विषय संबंधित कठिनाइयों का पता लगाता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगली पाठ योजना बनाता है। तो ये पाठ योजना क्या कहलाता है? सीखने के लिए आकलन किया ना, सबसे पहले देखो, एक जो शिक्षक है वो क्या किया, बच्चों की कठिनाइयों का आकलन किया, और आकलन करने के बाद उसे निदानात्मक मतलब उस समस्या का समाधान करने के लिए पाठ योजना बनाता है। तो बच्चों को सीखने के लिए आकलन कर रहे हैं ना दोबारा से वो, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2000, ऑप्शन सी राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, या ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप पहले। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा मतलब NCF 2005 वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 7 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों का समझ में आएगा कौन सा दस्तावेज अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है। तो अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण क्या होता है? तो अधिगम के रचनावादी जो दृष्टिकोण है उसका कहने का मतलब ये है कि बच्चों को क्रिएटिविटी के माध्यम से किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है वो कहलाता है आप लोगों का। उसके अलावा हम लोगों ने राष्ट्रीय पाठचर्या मतलब NCF 2005 है, उसमें थ्योरी में पढ़ा था कि शिक्षक और बच्चों की जो सीखने का जो रेशियो है उसे बेहतर बनाना। साथ में रटंत की पद्धति के बजाय गतिविधि आधारित शिक्षा, अनुभव का अधिगम और सहयोग की शिक्षण जो है ना, मतलब सहयोग की जो शिक्षण है उसको बेहतर बनाना, ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, कि किस प्रकार से क्रिएटिविटी माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो इसीलिए जो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 है ना, वो कहता है कि रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है, मतलब क्रिएटिविटी के माध्यम से किस प्रकार से पढ़ाया जा सकता है वो बोला गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो रचनावादी है उसे आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई? ऑप्शन ए 5वीं, ऑप्शन बी 6वीं, ऑप्शन सी 7वीं, या ऑप्शन डी 8वीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 7वीं पंचवर्षीय योजना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड जो है वो कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है ना उसमें ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड की शुरुआत हुआ था। साथ में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड है ना वो 10वीं पंचवर्षीय योजना तक की चलाया जाएगा, ये बोला गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो स्पेसिफिक डाटा है ना उसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में कौन सा नेशनल स्टीयरिंग कमेटी NCF 2005 के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए श्री अर्जुन सी, ऑप्शन बी प्रोफेसर कृष्ण कुमार, ऑप्शन सी प्रोफेसर यशपाल, ऑप्शन डी प्रोफेसर देव प्रकाश। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर यशपाल जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन था। तो एनसीएफ 2005 का प्रोफेसर यशपाल था, मैंने आप लोग को बताया था और इम्पोर्टेंट है बोल के नोट कर लेना, ये भी बोला गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर यशपाल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है ना, उसको आप लोगों को याद रखना है इसके अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, पूछा जाता है ऐसे फैक्चुअल प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ऐसे प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, तो ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व कीजिएगा। और इस प्रकार के प्रश्न को ना मैं सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, निम्न को सुमेलित कीजिए, मतलब ये जो विश्वविद्यालय दिया है वो और ये जो स्थान दिया है उसको आपस में मिलाना है, क्या इसका करेक्ट होगा। ए को देखिए इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, बी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, सी स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय और डी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, और उसके अलावा देखो पहला रायपुर, दूसरा भिलाई दुर्ग और तीसरा बिलासपुर और चौथा खैरागढ़। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप बताइए। फिर इसका ना मैं सरल तरीका आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इसमें सरल हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, लेकिन पहले आप गेस कीजिए क्या इसका सरल होगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए ध्यानपूर्वक आप लोग ये जो विश्वविद्यालय जो दिया ना उसको ध्यानपूर्वक मिलाते हुए चलते हैं। मैं आप लोगों को सरल तरीका में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ध्यानपूर्वक सबसे पहला ए को देखोगे इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, तो ये तो छत्तीसगढ़ में बहुत ही ज़्यादा फेमस है आप लोग को कला के लिए और संगीत के लिए। और ये जो कला संगीत विश्वविद्यालय केवल एक ही है, कहाँ है? तो वो आप लोगों का खैरागढ़ में है, ये सभी को पता है। तो ए का क्या होगा? तो ए का आप लोग का चौथा हो जाएगा, ऐसे आप लोग को लिख लेना है। उसके अलावा एक जो विश्वविद्यालय है, ये जो ऑप्शन बी जो दिया है ना वो भी आप लोग को पता होगा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, वो कहाँ है? तो वो बिलासपुर में है, ये भी आप लोग को पता होगा। तो बी का क्या होगा? तो बी का 3 हो जाएगा। ये दोनों जो कॉलेज है ना, मतलब जो विश्वविद्यालय है ना, वो सभी को पता रहता है, जो एजुकेशन की फील्ड से जुड़ा हुआ है उन सभी को। तो आप लोगों को अगर ये दोनों के बारे में पता चल जाएगा ना, तो और ऑप्शन को देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। ध्यानपूर्वक पहले आप देखोगे ए का 4, तो ए का 4 कौन से में है? ऑप्शन को देखोगे तो आप लोग को पता चलेगा बी सी डी तीनों में नजर आ रहा है, ये वाला देख लो इस प्रकार से। तो उसके अलावा फिर से आप लोग ये जो बी दिया है उसको देखो, बी का 3 हो जा रहा है। तो बी का 3 किस में है? तो बी के अलावा बी में भी है। अब आप लोग का दोनों को दोनों तो सेम हो गया। अब एक आप लोगों को और मिलाना है, तभी आप लोग इसका जो स्पेसिफिक जो है ना वो बता पाओगे। तो आप लोग को सोचना है कि इसके अलावा क्या हो सकता है। ठीक है, तो सोचोगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ये जो डी है ना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, तो ये रायपुर में है, ये आप लोग को पता होगा, क्योंकि देखो इंदिरा गांधी जो कृषि विश्वविद्यालय वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वो आप लोग को पता चल जाएगा कि ये वाला जो है रायपुर में है, मतलब एकमात्र जो कॉलेज है ना कृषि के क्षेत्र में, तो वो आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मिलाओगे ना कि हाँ ये डी का कौन सा है, तो डी का 1 है, तो आराम से आप लोग ऐसे पता कर पाओगे डी का 1 कहाँ है। तो डी का 1 कहाँ है? तो डी का 1 आप लोग का ये वाला है। तो इस प्रकार से आप लोग को पता चल जाएगा ना कि हाँ यार ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मिलाते हुए चलोगे ना तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में क्या सही है? मतलब आप लोग को ये बताना है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है ना उसके संबंध में क्या सही है, आप लोगों को ये बताना है। पहला देखो, यह केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित योजना है। दूसरा को पढ़ो, यह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराता है। तीसरा को पढ़िए, शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। चौथा पढ़िए, मध्याह्न भोजन योजना हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 3 या ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2। कैसे? तो सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो अगर आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, फर्स्ट को पहला, यह केंद्र प्रायोजित राजीव गांधी शिक्षा मिशन द्वारा संचालित योजना है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं, प्रत्येक स्कूल में एक पेंसिल पर एक लड़का और एक लड़की बैठी हुई होती है और नीचे में लिखा होता है कि सर्व शिक्षा अभियान बोलकर कि आप लोगों ने देखा होगा ना, ऐसा वाला प्रत्येक स्कूल में ऐसा देखने को मिल जाता है। तो ये आप लोग का करेक्ट हो जाएगा, पहला कॉन्सेप्ट है वो।
दूसरा को पढ़िए, यह 6 से 14 वर्ष वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराती है। तो ये जो दूसरा है वो भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर कि तीसरा को देखोगे ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है। तो ये किया नहीं जाता, ये आप लोगों को याद रखना, ये गलत हो जाएगा। और प्रश्न में क्या सही है वो पूछा है। चौथा को देखो, मध्याह्न भोजन योजना हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराती है। तो ये भी नहीं कराती। इसका जो उद्देश्य है केवल ना 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना और सर्व शिक्षा अभियान, मतलब सभी बच्चों को इक्वालिटी से शिक्षा मिल सके, तो इसलिए ये योजना शुरुआत किया गया था इस योजना का। तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2012, ऑप्शन सी 2001 या ऑप्शन डी 2000। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है 2009 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2009 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कहने का मतलब यह है कि 6वीं से लेकर कि 8वीं तक की जो माध्यमिक शिक्षा जो है ना वो अभियान ना 2009 में शुरू किया गया था। मतलब RTE 2009 से शुरू किया गया था, ये बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009 है ना उसमें शुरू किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांत में से एक हैं। ऑप्शन ए ज्ञान को स्कूल की बाहरी जीवन में जोड़ना, ऑप्शन बी द्वितीय भाषा सीखना, ऑप्शन सी दृष्टिकोण को बदलना या ऑप्शन डी उच्च शिक्षा के लिए प्रबल आधार का निर्माण करना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोग का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोगों का समझ में आएगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार पाठचर्या निर्माण के 5 निर्देशन सिद्धांत बोले हैं। तो हम लोगों ने 5 निर्देशन सिद्धांत पढ़ा है ना, तो उसमें से एक जो है ना ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना करेक्ट हो जाएगा। NCF 2005 यही बोला है ना कि जो ज्ञान है आप बच्चों का ना उसको स्कूल से बाहरी जीवन तक की भी जोड़ना है, मतलब जो बाहरी जीवन से उसमें भी जोड़ना, केवल स्कूल तक की नहीं छोड़ना। ये हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। RTE एक्ट मतलब राइट टू एजुकेशन 2009 में अध्याय व धाराएं हैं। ऑप्शन ए 10 व 38, ऑप्शन बी 7 व 2, ऑप्शन सी 7 व 38 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि सर RTE एक्ट में हम लोगों ने थ्योरी में तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो उसमें है, लेकिन आप लोगों की जो बुक है ना उसमें शॉर्ट में दिया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ना विस्तारपूर्वक इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला आप कोशिश कीजिए कि क्या इसका आंसर होगा आपको बताने का। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा। और अगर आप लोग बोलोगे ना कि अलग से सर RTE 2009 का क्लास लेकर आओ कर बोल के ना, तो पर्सनली मैं ना आप लोगों के लिए RTE एक्ट का 2009 जो है ना उस पर पर्सनल क्लास ला दूंगा। लेकिन आप लोग अगर कि पढ़ना चाहोगे तो मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इसके लिए आप लोगों को ना कमेंट करना होगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सबसे पहला ना इसका क्या आंसर होगा बताइए। अगर पढ़ना होगा तो आप जरूर बताइएगा। ठीक है, जो मैंने जो कोचिंग वगैरह में जो पढ़ा था ना अपना ना, तो उसमें आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी 7 व 38 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला आप लोग ये जान लीजिए कि RTE एक्ट 2009 में ना जो अध्याय है मतलब वो 7 अध्याय है RTE 2009 में उसमें। ठीक है, मतलब राइट टू एजुकेशन जो है ना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है ना उसमें 7 अध्याय है और उसके अलावा 38 धारा है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, जिसमें शिक्षक का क्या दायित्व होना चाहिए, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, अगर बच्चों को अगर एक शिक्षक मारता है तो उसको किस प्रकार से दंडित किया जाएगा। अलग अलग ऐसे प्रावधान दिया गया है। ठीक है, जैसे आप लोग को बता दूं कि धारा 17, तो धारा 17 को अगर पढ़ोगे ना तो उसमें कहा गया कि बच्चों को दंडित नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ऐसे कर करके अलग अलग धाराएं में ना अलग अलग अधिकार को दिया गया है बच्चों और शिक्षकों के विषय में। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे ना तो मैं विस्तार पूर्वक एक अलग से क्लास आप लोगों को ला दूंगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है इतनी सी। अगर बोलोगे पढ़ना है मुझे बोल करके ना इसके बारे में ना, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आप लोग का क्लास ला दूंगा अलग से। ठीक है, अपने नोट्स में से निकाल
के ला दूंगा ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से और भी समझ में आए, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन आया है ना आंसर ना, उसको आप लोगों को याद रखना है, कितना अध्याय और कितना धारा है, इसको खास तौर से ऐसे प्रश्न फैक्चुअल पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार के तहत किस धारा के अंतर्गत गैर सरकारी स्कूल को अपनी पहली कक्षा में कुल छात्रों की संख्या के 25% हिस्से में कमजोर वर्ग और असुविधा समूह के बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है? ऑप्शन ए अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग), ऑप्शन बी अधिनियम 2009 की धारा 11, ऑप्शन सी अधिनियम 2009 की धारा 14 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए, एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है, फिर मैं आप लोगों को ना इसका आंसर दूंगा कि क्या है इसका। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में है। ये बात आप लोग को याद रखना है। कैसे? तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि कहा है कि छात्रों की संख्या के 25% हिस्सा कमजोर वर्ग के और असुविधा समूह के बच्चों का प्रवेश देने का प्रावधान है। मतलब कोई भी ऐसे गैर सरकारी जो स्कूल है, मतलब प्राइवेट स्कूल है, उसमें ये आप लोगों ने सुना होगा कि जो 25% जो हिस्सा है ना वो कमजोर वर्ग मतलब जो गरीबी रेखा में जो छात्र है जो है ना उसको उसमें एडमिशन दिया जाएगा और उसमें किसी भी प्रकार की जो पैसा है वो नहीं लिया जाएगा, फीस है वो नहीं लिया जाएगा। तो 25% जो रहता है ना प्रत्येक स्कूल में आरक्षित रहता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो हम लोग का अनिवार्य और निःशुल्क जो शिक्षा है ना उसमें आता है, ये बात भी आप लोग को याद रखना है। और जो RT 2009 है ना उसके जो धारा 12 है और 12(1) में है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न को करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत किस कक्षा तक के विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में शामिल किए जाते हैं? ऑप्शन ए कक्षा 1 से 5 तक, ऑप्शन बी कक्षा 6 से 8 तक, ऑप्शन सी कक्षा 1 से 8 तक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। इजी है यार ये प्रश्न, ध्यानपूर्वक अगर पढ़ोगे तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी कक्षा 1 से 8 तक करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि मध्याह्न भोजन जो योजना है वो रहता है, वो कक्षा पहली से लेकर की कक्षा 8वीं तक की मध्याह्न भोजन दिया जाता है फ्री में, मिड डे मील जिसको कहते हैं हम लोग, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को फिर से करते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। RT एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय की दूरी निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए 1 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3 किलोमीटर या ऑप्शन डी 5 किलोमीटर। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है 1 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो RT एक्ट बोला है ना, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार ना जो प्राथमिक विद्यालय है मतलब पहली से लेकर की जो 5वीं तक की जो कक्षा है ना उसका जो विद्यालय का जो निर्धारण है वो 1 किलोमीटर के अंदर रखा गया है। मैंने आप लोग को कई बार अपने क्लास में बताया कि जो पहली से लेकर 5वीं तक की जो कक्षा मतलब जो प्राथमिक विद्यालय है ना वो प्रत्येक गाँव में प्रत्येक जो मोहल्ले में ना 1 किलोमीटर के अंदर ना उस स्कूल का रहना प्रावधान किया गया है RT एक्ट 2009 के तहत। तो आप लोगों को मैं कई बार भी बताया हूँ कि जो सबसे ज़्यादा जो स्कूल है वो आप लोगों का किस में देखने को मिलता है, तो प्राथमिक विद्यालय जो है वो देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी किस में आता है, तो प्राथमिक विद्यालय मतलब जो प्राइमरी स्कूल में उसमें टीचर के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसीज भी आता है। ये मैंने आप लोगों को कई बार बोला है, आप लोग को पता होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है 1 किलोमीटर करेक्ट हो जाएगा। तो इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। RT एक्ट 2009 के संवैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मतलब ये जो आप लोगों का ना जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको पढ़ना है और उसमें क्या सही है और क्या गलत है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए ए को सबसे पहला पढ़िए। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में शामिल किया गया है। बी शिक्षा का अधिकार संविधान के स्वतंत्रता का मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। सी इस अधिनियम से पहले निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का उपबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की गई थी। डी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 का लोप कर अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार घोषित किया गया।
ई को पढ़िए, नवीन अनुच्छेद 45 के द्वारा 6 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा का अवसर देने के लिए उपबंध किया गया है। ठीक है, तो ये जो 5 जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यानपूर्वक अगर पढ़ लिया होगा ना, तो ये जो कोट में ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि लंबा जो क्वेश्चन है ना तो पूरे स्क्रीन पर नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों का छोटा कर रहा हूँ। और इस प्रकार के जो कॉन्सेप्चुअल जो प्रश्न रहते हैं ना, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग फॉर्म फिल किए होते हैं, तो बहुत लोग को काटना भी होता है, तो इसलिए आप लोग को ना गहराई पूर्वक पढ़ना होता है। ठीक है, तो बताइए क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी और ई सही हो जाएगा। मतलब जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट जो कथन दिए है ना, सारे के सारे करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ध्यानपूर्वक अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 18 को पढ़ोगे तो उसमें कहा है आरटीई एक्ट मतलब राइट टू एजुकेशन 2009 के संवैधानिक प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में निम्न कथन पर विचार करे बोला है। मतलब क्या सही है वो पूछा गया है। तो ये जो पांचों के पांचों जो कथन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए ध्यानपूर्वक पढ़ लो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ए को पढ़िए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकारों में शामिल किया गया है, तो ये आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। बी को देखो, शिक्षा का अधिकार संविधान के स्वतंत्रता का मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सी को पढ़ो, इस अधिनियम से पहले निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का उपबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में व्यवस्था की गई थी, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। डी को पढ़िए, 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 का लोप कर अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार घोषित किया गया, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। ई को पढ़िए, नवीन अनुच्छेद 45 के द्वारा 6 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा का अवसर देने का उपबंध किया गया, तो ये भी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी जो कथन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को इतनी बातें याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। मैं आप लोगों के लिए जूम कर देता हूं ताकि बेहतर तरीके से आप लोगों को दिख पाए। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आरटीई एक्ट 2009 राज्यसभा में कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 4 अगस्त 2009, ऑप्शन बी 20 जुलाई 2010, ऑप्शन सी 4 अगस्त 2010 या ऑप्शन डी 20 जुलाई 2009। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप, फिर इसका आंसर मैं आप लोगों को दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 20 जुलाई 2009 करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो आरटीई एक्ट मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है ना वो राज्यसभा में कब पारित हुआ बोला है, तो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा से पारित हुआ, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा इसको भी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आरटीई एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब जो गलत है आप लोगों को ये बताना है। ए को पढ़िए, यह अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं हुआ था। ऑप्शन बी, यह अधिनियम राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। ऑप्शन सी, यह अधिनियम में छात्र के अधिकारों के साथ साथ शिक्षकों, अभिभावकों और राज्य सरकार के दायित्व भी निर्धारित किए गए हैं। या ऑप्शन डी, यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। तो क्या इसका आंसर होगा? ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आसानी से आप लोग इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यह अधिनियम 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। कैसे, तो अगर आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ोगे तो प्रश्न कहा है आरटीई एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है, वो पूछा है। तो आप लोग मुझे ये बताओ, जब हम लोग थ्योरी में पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ये जो आरटीई एक्ट है ना वो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का जो बात है वो किसके लिए करता है, तो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए करता है। कौन सा, तो 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उसके लिए करता है। लेकिन अगर ऑप्शन डी में ना अगर बोला जाता है ना कि दिव्यांग बालक इसमें ऐड किया जाता है, ये जो शब्द है दिव्यांग का, तो ये राइट हो जाता है। लेकिन दिव्यांग शब्द का यूज नहीं किया है ना, तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल ना जो 6 अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की जो बात की है ना वो 6 से लेकर कि 14 वर्ष के जो बालक है उसके लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात किया गया है। ठीक है, तो इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखना है। और दिव्यांग जो बालक है तो उसके लिए 6 वर्ष से लेकर कि 18 वर्ष की आयु मतलब पूरी तरह से 12वीं कक्षा तक की उसको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है।
ठीक है। तो इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखना। और प्रश्न में क्या बोला है, असत्य पूछा है, तो असत्य केवल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा विषय है, ऑप्शन ए संघ सूची का, ऑप्शन बी राज्य सूची का, ऑप्शन सी समवर्ती सूची का, या ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची का। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची का करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो अगर आप लोग ध्यानपूर्वक प्रश्न को पढ़ोगे तो शिक्षा विषय है बोला है, तो जो शिक्षा विषय है वो समवर्ती सूची का विषय है, ये बात आप लोग को याद रखना है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ गया कि सर ये समवर्ती सूची क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन ए को देखो, जो संघ सूची है वो संघ सूची कहने का मतलब ये है कि ये जो संघ सूची में जितना भी विषय रहेगा ना, उसमें केंद्र सरकार जो कानून बनाएगा उसको पूरे देश में लागू किया जाएगा, पूरे देश के जो राज्य है उसको पालन करना पड़ेगा। उसके अलावा ये जो ऑप्शन भी है ना राज्य सूची, तो राज्य सूची कहने का मतलब ये कि राज्य सूची में ना जितने भी विषय रहेगा उसमें राज्य सरकार को ये अधिकार होगा कि वो कानून बना सकता है अपने लिए, और वो जो राज्य है ना उसमें ही सिर्फ लागू होगा, जो अपने क्षेत्र में है वो, तो वो राज्य सूची कहलाता है। समवर्ती सूची कहने का मतलब ये है जिसमें जो विषय है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के दोनों कानून बना सकता है, उसमें जितने भी विषय है वो दोनों, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकता है। अब आप लोगों के मन में एक सवाल फिर से आएगा कि सर इसमें दोनों कानून बना सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों में सर्वे सर्वा जो मुख्य है वो कौन होगा, तो वो आप लोगों का जो केंद्र सरकार जो संघ सूची है ना वो आप लोगों का सर्वे सर्वा होगा। मतलब दोनों में अगर विवाद होता है ना, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो केंद्र सरकार की जो कानून रहेगा उसे ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो जो शिक्षा का जो विषय है ना वो समवर्ती सूची में है, मतलब ये जो शिक्षा का विषय है इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, मतलब दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र तौर पर केंद्र सरकार बना सकता है और राज्य तौर पर राज्य सरकार जो है वो कानून बना सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची करेक्ट हो जाएगा। तो इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये जो अवशिष्ट सूची लिखा वो अवशिष्ट सूची नाम की कोई भी चीज नहीं होता, ये बात आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था। ऑप्शन ए शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए, ऑप्शन बी छात्र को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन सी भारत सरकार की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए, या ऑप्शन डी निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। तो देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम मतलब आरटीई 2009 जो है ना वो छात्रों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए ये जो प्रावधान अधिनियम जो है वो लागू किया गया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। थोड़े से कॉन्सेप्चुअल प्रश्न फिर से आ गया आप लोगों के लिए, तो ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य कथन है, मतलब जो सही है आप लोगों को ये बताना है। ए को पढ़िए, जो कॉन्सेप्ट दिया है उसको। समिति में कम से कम 3/4 75% सदस्य माता पिता या संरक्षक होंगे। ऑप्शन बी 50% सदस्य महिला होगी। सी को पढ़िए, समिति का गठन प्रवेशित बालकों और उनके माता पिता और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से होगा। डी को पढ़िए, विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष विद्यालय विकास और शिक्षण कार्य में भाग लेगा। ऑप्शन ए कथन ए बी और सी सही है, ऑप्शन बी कथन ए बी और डी सही है, ऑप्शन सी कथन ए सी और डी सही है, या ऑप्शन डी कथन ए बी सी डी सही है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है, कथन ए बी और सी सही है। कैसे, तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि प्रश्न क्रमांक 23 का है कि विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सही क्या है, सत्य क्या है वो पूछा है। तो ऑप्शन ए को देखोगे तो समिति में कम से कम 3/4 मतलब 75% जो है माता पिता या संरक्षक होंगे, मतलब जो विद्यार्थियों के जो माता पिता है ना वो 75% जो समिति रहेगा, मतलब एसएमसी जो रहता है ना, प्रत्येक विद्यालय में जो एसएमसी का गठन किया जाता है, मतलब शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है, ये बात आप लोग को पता होगा। उसके अलावा बी को देखो, 50% सदस्य महिला होगी, तो ये भी करेक्ट बात है। 50% जो समिति है ना उसमें उसकी जनसंख्या जो रहेगा वो महिला होगी।
उसके अलावा जो सी है उसको पढ़ो। समिति का गठन प्रवेशित बालक एवं उनके माता पिता और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से होगी। तो जो शाला में प्रवेशित मतलब जो विद्यालय में विद्यार्थी रहेंगे उनके माता पिता ही तो उनके सदस्य होंगे ना, और शिक्षक होंगे वो तो उनके सदस्य होंगे ना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। डी कैसे गलत होगा ये जान लीजिए। विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष विद्यालय विकास और शिक्षण कार्य में भाग लेगा, तो ये वाला जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए बी और सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आरटीई अधिनियम 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है, मतलब जो नहीं है आप लोगों को ये बताना है, ध्यान से पढ़ना है ऐसे प्रश्न को। ठीक है, ऑप्शन ए को पढ़िए, अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ऑप्शन बी, अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराया जाएगा। ऑप्शन सी, अध्यापक निजी शिक्षण का कार्य नहीं करेगा। या ऑप्शन डी, कक्ष में मोबाइल उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, कक्ष में मोबाइल उपयोग प्रतिबंध रहेगा, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला ध्यानपूर्वक अगर भी पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। आरटीई एक्ट अधिनियम 2009 में अध्यापकों से संबंधित प्रावधान नहीं है, मतलब जो गलत है उसको पूछा गया है। तो ध्यानपूर्वक पहला को पढ़ो, अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, तो जितने भी शिक्षक है उसको तो टेट पास करना अनिवार्य है, ये तो सही है। उसके अलावा बी को देखो, अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं कराया जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा। सी को पढ़ो, अध्यापक निजी शिक्षण कार्य नहीं करेगा, तो ये भी सही हो जाएगा। और केवल ऑप्शन नंबर डी, कक्ष में मोबाइल उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। आरटी 2009 जो है ना अधिनियम है, उसमें कोई भी ऐसा जो इसके बारे में कुछ प्रावधान है ही नहीं। तो इस प्रकार से जो गलत होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत प्रावधान है। ऑप्शन ए, यह अधिनियम सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों पर लागू होगा। ऑप्शन बी, छात्र से किसी भी प्रकार की कोई प्रति व्यक्ति फीस वसूल नहीं किया जाएगी। ऑप्शन सी, अभिभावकों का दायित्व निर्धारित किया गया है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी प्रावधान शामिल है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी प्रावधान शामिल है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो प्रश्न क्रमांक 25 क्या कहा है, राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत प्रावधान है। तो क्या क्या प्रावधान है देखोगे ना, तो ऑप्शन ए, यह अधिनियम सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों पर लागू होता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बी को देखो, छात्रों से किसी भी प्रकार की कोई भी प्रति व्यक्ति फीस वसूल नहीं की जाएगी, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सी को देखो, सभी अभिभावकों का दायित्व निर्धारित किया गया है कि वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजे, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। सभी अभिभावकों का दायित्व है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम किसके लिए है। ऑप्शन ए, प्राथमिक स्कूलों के लिए। ऑप्शन बी, माध्यमिक स्कूलों के लिए। ऑप्शन सी, मिडिल स्कूलों के लिए। या ऑप्शन डी, सभी स्कूलों के लिए। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है, प्राथमिक स्कूलों के लिए, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि ऑपरेशनल जो ब्लैक बोर्ड है ना वो कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों में लागू किया गया था। मतलब प्राथमिक स्कूलों में मूलभूत जो चीज़ें हैं ना, जो भौतिक चीज़ें हैं उसको उपलब्ध कराने के लिए किया गया था, ताकि बच्चे हैं वो बिना किसी चीज़ के कमी के ना ध्यानपूर्वक पढ़ सके। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में किन सिद्धांतों को जोड़ा गया। ऑप्शन ए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। ऑप्शन बी, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ऑप्शन सी, कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाए। या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो राष्ट्रीय पाठचर्या मतलब एनसीएफ 2005 है ना, उसमें क्या सिद्धांत को जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, तो ये करेक्ट हो जाएगा। बी को देखिए, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। सी को देखिए, कक्ष को गतिविधियों से जोड़ा जाए, तो कक्ष को गतिविधि से जोड़ा जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम को शिक्षा देने का प्रावधान है। ऑप्शन ए 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 1 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु, ऑप्शन सी 8 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु करेक्ट हो जाएगा। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है ना, वो जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बालक है उसको निःशुल्क अनिवार्य जो शिक्षा देने की बात कही गई है RT 2009 में। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा एक चीज़ आप लोग और याद रख लीजिए, जो बालक दिव्यांग है उसके लिए 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की, कितना, तो 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई है। लेकिन जो नॉर्मल बालक है उसके लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु ना अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है, ठीक है। तो इतनी बातें को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यानपूर्वक आप लोग इसको भी पढ़िएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड से आशय है। ऑप्शन ए विद्यालय को आत्मनिर्भर बनाना, ऑप्शन बी शिक्षकों द्वारा ब्लैक बोर्ड की अनिवार्य रूप से उपयोग करना, ऑप्शन सी विद्यालय को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, या ऑप्शन डी प्रत्येक कक्षा में ब्लैक बोर्ड लगवाना। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। विद्यालय में मूलभूत सुविधा प्रदान करना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, मतलब किससे आशा है ये बोला गया है ना। तो ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड है वो पहली से लेकर कि 5वीं तक की मतलब प्राथमिक विद्यालय में लागू किया गया था ना। और उसमें मैंने आप लोग को थ्योरी में बताया था कि विद्यालय को मूलभूत जो सुविधा है, जो भौतिक सुविधा है उसे प्रदान करना, ताकि इन सारी चीज़ों के बदौलत वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके बालकों को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नवाचार शिक्षा में किस प्रकार का परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए शिक्षा में प्रगति, ऑप्शन बी शिक्षा में नवीनता, ऑप्शन सी शिक्षा में प्रगतिशीलता, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी शिक्षा में नवीनता करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अनेक लोगों ने ना ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी को मार दिया होगा, तो बाकी सब ऐसे ही गलत होगा ना, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। पहले आप लोग जान लीजिए, ये जो नवाचार है उसका मतलब आप एक शिक्षक होने के नाते अपने अंदर की जो नवीनता है ना, मतलब नया जो कौशल है, नया जो ट्रिक है, उसके माध्यम से कुछ अलग तरीके से बच्चों को कुछ नया करके पढ़ाते हो। आप लोगों ने कक्षा में देखा होगा ना, क्लास में कई ऐसे शिक्षक होते हैं जो नया तरीके से पढ़ाते हैं, नया ट्रिक के साथ पढ़ाते हैं, नया तरीके से मतलब ऐसे खेल कूद के माध्यम से, डांस के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो वो नवाचार कहलाता है। किसी नए प्रकार से आप अगर बच्चों को पढ़ाते हो, सिखाते हो तो, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर होगा ना, शिक्षा में ना नवीनता आएगा, ठीक है, मतलब नया तरीका आएगा। प्रगति कैसे नहीं आएगा ये जान लो। प्रगति इसमें नहीं आएगा क्योंकि हर स्कूल में इसी प्रकार का जो नवाचार है वो नहीं किया जाता। कोई कोई जो शिक्षक है वो किया जाता है, लेकिन जो हमारा शिक्षा मंडल है ना, मतलब जो हमारा शिक्षा विभाग है, वो कोशिश करता है कि प्रत्येक जो विद्यालय उसमें नवाचार किया जा सके। इसके लिए ट्रेनिंग भी प्रॉपर दिया जाता है। लेकिन ना जो नवाचार में जो परिवर्तन होगा ना, केवल शिक्षा में नवीनता आएगा, मतलब नया तरीके से बच्चे सीख पाएंगे, केवल यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षकों द्वारा शिक्षा में नवाचार का उपयोग न करने का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए रूढ़िवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन बी नवाचार की प्रक्रिया की अज्ञानता, ऑप्शन सी प्रतिकूल वातावरण, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नवाचार की प्रक्रिया की अज्ञानता। मैंने आप लोग को बताया था ना इससे प्रश्न क्रमांक 30 में कि नवाचार का क्या मतलब होता है। और नया नवाचार का जो होता है वो प्रत्येक स्कूल में लागू नहीं किया जाता, मतलब प्रत्येक स्कूल के जो शिक्षक है ना, वो नहीं जानता कि नवाचार क्या होता है, और अनेक शिक्षक लागू भी करने नहीं चाहता, ठीक है। तो नवाचार की अज्ञानता के कारण ना शिक्षकों द्वारा शिक्षा में नवाचार का उपयोग नहीं किया जाता, इसका मुख्य कारण है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नवाचार का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए परिवर्तन लाना, ऑप्शन बी नवीनता लाना, ऑप्शन सी आधुनिकता लाना, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप गेस कीजिए, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है, फिर इसका आंसर मैं दूंगा आप लोगों को।
तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी नवीनता लाना करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि नवाचार का क्या अर्थ है। नवाचार का जो अर्थ होता है वो नवीनता लाना, मतलब नवीन तरीके से ना आप लोग जब पढ़ाओगे अपने अंदर छुपे हुए जो स्किल जो कौशल रहेगा उसके माध्यम से पढ़ाओगे ना, तो क्या होगा, विद्यालय में नवीनता आएगा ना, बच्चे नवीनता माध्यम से सीखेगा ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी करेक्ट नहीं होगा, हमेशा उपयुक्त सभी करेक्ट नहीं होता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ऐसे बच्चे जो बीच में स्कूल छोड़ दिए हैं या जो काम में लग गए हैं के लिए एक विशाल और व्यवस्थित शिक्षा कार्यक्रम बनाया गया। ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन बी औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, ऑप्शन सी अनौपचारिक शिक्षा या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम क्या होता है। औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत रेगुलर विद्यार्थी है, मतलब जो स्कूल छोड़ चुके जो विद्यार्थी है ना उसको विद्यालय में प्रवेश दिलाना बुला करके और व्यवस्थित तरीके से उसको पढ़ाई कराना, मतलब उसको शिक्षा देना, तो औपचारिक शिक्षा ये कहलाता है। और जो शिक्षक है वो रेगुलर स्कूल आकर के बच्चों को जो पढ़ाई करेगा रेगुलरिटी के तौर पर, तो वो औपचारिक शिक्षा कहलाता है, हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है। और ऐसे जो बच्चे होंगे ना जो स्कूल छोड़ दिए होंगे और जो काम में लग गए होंगे ना, तो वैसे जो विद्यार्थी है ना, जो बच्चे हैं ना, उसको फिर से स्कूल में ना एडमिशन देना, इसके लिए एक व्यवस्थित कार्यक्रम बनाया गया था। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। शिक्षा के लोक व्यापीकरण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष के समस्त बालकों को शिक्षा, ऑप्शन बी 6 से 14 वर्ष के समस्त बालिकाओं को शिक्षा, ऑप्शन सी 6 से 14 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को शिक्षा या ऑप्शन डी 6 से 18 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को शिक्षा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को शिक्षा करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने RTE 2009 में पढ़ा था ना कि जितने भी 6 से 14 वर्ष के जो बालक है उसको, बालक और बालिका जो है ना, उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। तो ये जो लोक व्यापीकरण है वो उसका जो उद्देश्य भी है ना वो भी ऑप्शन नंबर सी 6 से 14 वर्ष के समस्त बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करना, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़िएगा आप लोग। प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यानपूर्वक पढ़िए। औपचारिकेतर शिक्षा में सम्मिलित है। ऑप्शन ए सतत शिक्षा, ऑप्शन बी विद्यालय के उपरांत की शिक्षा, ऑप्शन सी उक्त ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी उक्त ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। औपचारिकेतर शिक्षा जो सम्मिलित है ना वो सतत शिक्षा, मतलब जो कंटिन्यू शिक्षा वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा विद्यालय की उपरांत शिक्षा, मतलब जो विद्यालय छोड़ चुके जो बच्चे हैं ना उसको भी शिक्षा में जोड़ना औपचारिकेतर शिक्षा कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इस प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना सबसे पहले आप लोगों को मिले। और मुझे एक उम्मीद है कि आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करोगे। और जितने भी टॉपिक है ना, मैं सारे टॉपिक को एक ही क्लास में इसलिए कंप्लीट करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना टाइम बचे, क्योंकि कंटिन्यू आप लोग पढ़ोगे ना तो आप लोग को बेटर समझ में आएगा। इसलिए मैं एक क्लास में आप लोगों को लाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक जो आप लोग का टॉपिक जो बचा हुआ है वो कवर हो जाए। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के यहीं पर समाप्त करते हैं।